हेलो डियर फ्रेंड, प्लीज टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्टिनिटी जो होती है इन सॉइल में, उससे क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, जो फसल की जो उपज होती है उसको बढ़ाती है, या फिर मेक सॉइल इनफर्टाइल, यानी कि जो मृदा होती है हमारी सॉइल की उसको अनउपजाऊ बनाती है। रिड्यूस वाटर लॉगिंग, ये तो सभी को पता है। नन ऑफ दिस। क्या होगा अगर सोल्ट जो होता है वो हमारी सॉइल मृदा में प्रेजेंट है, तो उससे क्या होता है कि जो मृदा होती है उसको अनउपजाऊ बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस वीडियो हमने क्या किया कि पूरा ही ब्लैक बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड किया है, एंड बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो आपको वाइट कलर में दिख रहे हैं, स्पेस पे दिख रहे हैं आपको। तो ये चीज़ चलो देखते हैं कि कैसा लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम इज। वेरिएशन जो होती है किसमें, स्ट्रेस इन सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम इज, वो लीनियर होती है। फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डैश इज नाउन एज। इमेजिनरी लाइन जो होती है जो कि ज्वाइन इक्वल डैश इज नाउन एज, उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन जो है बन के निकलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आइसो हाइट के लिए पूछा गया था। आइसो हाइट के लिए जो लाइन ज्वाइन होती है उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो बार इज ए लाइन ज्वाइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल डैश। कहाँ पर ज्वाइन होती है आइसो बार जो होती है, तो वो प्रेशर उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आइसो बार के लिए था। एक ह्यूमिडिटी से रिलेट करता है, ये भी आपको पता होने चाहिए कि ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, आइसोह्यूम। आइसोह्यूम ए लाइन, आइसोह्यूम इज ए लाइन जॉइन ऑफ इक्वल पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही एक दो पॉइंट मैं आपको और बताया था। एक आइसोथर्म होता है, तो कई बार थर्मल भी आपको देखने को मिल सकता है। आइसोथर्म जो होता है उसका टेम्परेचर से वो मिलती है, पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन वो हमारा टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे कंटूर का तो सभी को पता है कि कंटूर जो होता है उसका क्या होता है, एलिवेशन होता है। कंटूर इज ए लाइन जॉइन ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। आइसो क्लिनिक तो मैंने आपको बता ही दिया था, कई बार हम डिस्कस कर चुके कि आइसो क्लिनिक जो होता है वो इज ए लाइन, आइसो क्लिनिक इज ए लाइन जॉइन ऑफ इक्वल डिप। तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए, बीकेस्ट सेक्शन जो होता है फील्ड बेल्ट का, वो कौन सा होता है। तो बीकेस्ट सेक्शन जो होता है किसी भी फील्ड बेल्ट का, वो थ्रोट ही होता है। ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डो ए टाइप ऑफ डोर प्रोवाइडर वेयर विड्थ ऑफ ओपनिंग इज लार्ज। जो विड्थ है ओपनिंग की वो बहुत ही ज़्यादा है, एंड हिंज्ड एंड शटर इज नॉट स्क्वायर इज कॉल्ड इज नाउन एज। कौन से टाइप का हम डोर प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कोलैप्सिबल डोर हो जाएगा। कोलैप्सिंग जो डोर होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ये बना हुआ होता है एक थिन माइल्ड स्टील का जो सेक्शन होता है उससे बना हुआ होता है। इसको हम ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जो टू लीफ का जो डोर होता है, डबल पल्ले वाला जो डोर होता है, उसको हम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे वहाँ पर विड्थ जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रोवाइड करते हैं जो मेन एंट्रांस होता है किसी भी बिल्डिंग का। जैसे कि शॉप हो गए, शॉप में आपको पता है कि एक ही एंट्रेंस होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गोडाउन हो गया, गोडाउन जो होता है वहाँ पर भी हम इसी को ही प्रोवाइड करते हैं। मेन एंट्रांस, शॉप्स, गोडाउन, तीन जगह पर हम इसको कोलैप्सिंग डोर जो होता है इसको प्रोवाइड करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास ग्लेजिंग डोर हो गया। ग्लेजिंग डोर जो होता है इनसाइड हाउस में हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेस्ट डोर हो गया, तो इसको हम जो गैराज वगैरह होते हैं, शेड वगैरह जो होते हैं वहाँ पर इसको हम
प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट वन हमारे पास एक फ्लश डोर है। फ्लश डोर जो होता है उसको हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड जो होता है डोर ऑफ बिल्डिंग जो होती है हमारे घरों के लिए, वहाँ पर हम फ्लश डोर जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। ये सारे डोर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू किल द पैथोजेन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, आपको पता है कि जो पोर्टेबल पानी होता है पीने वाला, उसमें नील होने चाहिए, नील होने चाहिए। अब देखिए बोल रहा है कि यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, किसको कौन सी यहाँ पे प्रोसेस होती है जिससे आप मार सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम इसको यूज करते हैं पानी पर, ताकि वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको मार सके। इसमें हम क्लोरीन जो होता है उसको डालते हैं, तब जाके वो मरते हैं। एंड एक पॉइंट्स ये आता है क्लोरीनेशन का कि जब आप क्लोरीनेशन को यूज करते हैं तो ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट द स्प्रेड, फैलने से किसको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ऑफ वाटर ब्राउन जो डिजीज़ होते हैं, जो पानी से पैदा होते हैं डिजीज़ बीमारियां, उसको भी रोकती है ये क्लोरीनेशन प्रोसेस जो होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानी से कौन कौन सी बीमारी जो होती है फैलती है, तो कुछ किसको रोकता है क्लोरीनेशन। तो एक होती है हमारे पास थाइफॉइड, ये होती है, कोलेरा होता है, ये भी होती है, एंड डायसेंट्री, ये 3 बीमारियां होती है, इसको स्प्रेड होने से रोकता है क्लोरीनेशन प्रोसेस जो होती है, ताकि हम इसको यूज करते हैं ताकि ये जो बीमारी होती है पानी में इस ये ना फैल सके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनर्ट मटेरियल इन सीमेंट कंक्रीट मैट्रिक्स इज। इनर्ट मटेरियल कौन सा होता है, हमें ये बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो अब वो पता है कि जो मिक्सचर होता है कंक्रीट का, उसमें हमारे पास 3 तरह के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि सीमेंट होता है, सैंड, फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड, या फिर एग्रीगेट आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास सीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं, बाइंडिंग मटेरियल। अब यहाँ पे इनर्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो इनर्ट मटेरियल जो होता है वो एग्रीगेट होता है। तो इनर्ट मटेरियल जो होता है सैंड, ग्रेवल और क्रशर स्टोन जो हो सकते हैं, इनमें ये आ सकता है इनर्ट मटेरियल में। सेकंड इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मस्ट कंटेन एट लीस्ट डैश केजी पर क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। जो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होता है वो रहा उसमें एटलीस्ट तो इतना केजी, कितना केजी पर क्यूबिक मीटर सीमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल होना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर में कितना केजी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 300 केजी पर क्यूबिक मीटर। 300 केजी पर क्यूबिक मीटर में एटलीस्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट जो होता है सीमेंटीशियस मटेरियल होना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे और बताता हूँ, वो पॉइंट्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम एग्रीगेट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ है, अगर वो 10 mm का है, 10 mm का एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो सीमेंटीशियस जो मटेरियल होता है उसका कंटेंट जो होता है 40 केजी पर क्यूबिक मीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर 14 mm का हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उस केसेस में 20 केजी पर क्यूबिक मीटर जो होता है सीमेंटीशियस मटेरियल इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर टेस्टिंग फॉर ए कंक्रीट वर्क ऑफ 40 क्यूबिक मीटर इज। हमारा हम एक मान के चलो कि हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को संभाल रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे काम जो है 40 क्यूबिक मीटर का काम है। तो 40 क्यूबिक मीटर का जो काम है वहाँ पर हमें कितने नंबर ऑफ सैंपल जो है टेस्ट जो है वो करने होंगे, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो अगर हमारा काम जो है 1 से 5 क्यूबिक मीटर का काम है, तो हम नंबर ऑफ सैंपल जो करते हैं वो 1 करते हैं टेस्ट के लिए, एंड 6 से 15 अगर हमारा क्यूबिक, ये सारी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में है, एंड ये नंबर ऑफ सैंपल मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट कॉलम में बता रहा हूँ। 6 से 15 अगर
क्वांटिटी है कंक्रीट की काम करने के लिए, तो 2 सैंपल आप करते हैं। अगर 16 से 30 है क्वांटिटी तो 3 सैंपल आप करते हैं टेस्ट के लिए। एंड 31 से 50 है, 31 से 50 है तो उस केसेस में आप 4 सैंपल जो होते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 50 से 51 से ज़्यादा है तो 4 प्लस 1 एडिशनल आप सैंपल जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 40 है तो हमारा 31 से 50 4 ही सैंपल जो होते हैं वो आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच द सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम व्हेन मिक्स विद वाटर इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बोल रहा है कि एक ऐसा फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। एक सीमेंट है, जब आप उसमें पानी मिक्स करते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो लार्ज जो होती है वॉल्यूम चेंज में नहीं जाती है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं साउंडनेस। साउंडनेस हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्टील रूफ ट्रस, स्टील रूफ की जो ट्रस होती है, इफ एंगल आयरन पुलिन इज यूज्ड इट्स डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन। इफ एंगल आयरन पुलिन जो होता है आप यूज करते हैं स्टील रूफ ट्रसेस में, तो डेप्थ जो होती है गहराई जो होती है शुड नॉट बी लेस देन, तो 1/45 इंटू पुर्लिन, स्पैन ऑफ पुर्लिन जो होता है उतना ही हम लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या बोल रहा है, हाई एल्यूमिनस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिनस सीमेंट जो होता है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ। किसका मिक्सचर होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हाई एल्यूमिना जो होता है उसको आप किसके साथ मिक्सचर करते हैं, प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग, फ्यूज करके टुगेदर द मिक्सचर ऑफ, तो वो होता है चूना एंड बॉक्साइड। लाइमस्टोन को चूना बोलते हैं, चूना पत्थर हम बोलते हैं, तो लाइमस्टोन एंड बॉक्साइड का वो मिक्सचर होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि परसेंटेज जो होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिना जो होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट में, वो कितना होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो शुड नॉट बी लेस देन 32%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सभी की 30 से स्टार्ट होती है, कहीं की 5 से 30 होती है, लेकिन इसकी थोड़ी डिफरेंट है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है 3.5 घंटे का इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 5 घंटे का होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हायर परसेंट ऑफ। स्लो सेटिंग सीमेंट आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिप्सम ही हो जाता है, क्योंकि इसको हम सेटिंग टाइम जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। 3 से 5% जिप्सम का परसेंटेज जो होता है सीमेंट में होता है, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टर सरफेस इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो प्लास्टर हमने किया हुआ होता है, तो उसकी जो सतह होती है जो हमें विजिबल दिखाई देती है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हमारा जो प्लास्टर होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है। तो यही इसमें ये डिफेक्ट होता है हमारे प्लास्टर सरफेस में। अगला देखिए, कलवर्ट आर यूजली इंक्लूड इन रोड एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। कलवर्ट जो होता है उसका जो स्पैन यानी कि लेंथ जो होती है वो 6 मीटर ही होती है।
6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, लेस देन 6 मीटर ही होती है, उसको हम कलवर्ट बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा, कोस्ट पर रनिंग मीटर ऑफ स्पैन। कलवर्ट आर यूजली इंड्यूस इन द रोड एस्टिमेट। यहाँ पे मेजरमेंट पूछा गया है कि सिंपली कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोस्ट पर रनिंग मीटर ऑफ स्पैन। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जो फ्रेश सीवेज होता है वो कैसा होता है। तो फ्रेश सीवेज जो होता है वो एसिडिक सॉरी अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन होता है। एंड जो सेप्टिक यानी कि ओल्ड सीवेज होता है वो एसिडिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रेश सीवेज होता है वो कैसा होता है। तो वो लाइट ब्राउनिश का होता है, लाइट ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है ये, या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सेप्टिक सीवेज या फिर ओल्ड सीवेज जो होता है, ओल्ड सीवेज जो होता है उसका कलर कैसा होता है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कलर जो होता है या तो ब्लैक होता है या फिर डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए ये कलर भी इनके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है सीवेज का, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है सीवेज का वो कॉमनली हायर होता है, ज़्यादा होता है, वाटर सप्लाई जो होती है उससे ज़्यादा होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड जो भारत में नॉर्मल टेम्परेचर जो लिया जाता है सीवेज का वो 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सच मर्ज डेक बिल प्रोवाइडेड इन, किस में आप प्रोवाइड करते हैं, तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसमें इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसको आप डर्टी स्किन भी बोल सकते हैं, डर्टी स्किन भी इसका नाम है, इसका डर्टी स्किन भी एक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉस एंगल टेस्ट फॉर स्टोन एग्रीगेट इज यूज्ड टू एग्जामिन, किसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो एवरेशन रेजिस्टेंस जो होता है एग्रीगेट का उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर कंप्लीटली अनिसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ, तो वो 21 होता है। एनिसोट्रॉपिक के लिए, एनिसोट्रॉपिक के लिए 21 होता है। एक हमारे पास ऑर्थोट्रॉपिक होता है, यहाँ पे अनिसोट्रॉपिक पूछा गया, ऑर्थोट्रॉपिक भी होता है उसके लिए 9 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होमोजीनियस या फिर आइसोट्रॉपिक होता है, इसके लिए 2 होता है, होमोजीनियस या फिर आइसोट्रॉपिक के लिए 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेड आउटर्न जो होती है अर्थ वर्किंग एक्सप्रेशन हार्ड सॉइल में, हार्ड सॉइल में कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास हार्ड सॉइल होता है, एक सॉफ्ट सॉइल, या फिर आप उसको सॉफ्ट सॉइल की जगह ऑर्डिनरी सॉइल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है, हार्ड सॉइल के लिए हमारा 2 क्यूबिक मीटर एक बंदा काम करेगा, अगर हमारी ऑर्डिनरी सॉइल है तो 3 क्यूबिक मीटर काम करेगा। आप यहाँ पे ट्रिक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ नॉमिनल shear stress is less than design shear strength of concrete then, नॉमिनल shear स्ट्रेस जो होता है इज लेस देन होता है डिजाइन shear strength of concrete then क्या होगा, मिनिमम shear reinforcement जो होती है आप उसको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी के बारे में आपको, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है किसी टेंडर को सबमिट कर रहा होता है तो उसे एक सर्टेन अमाउंट जो होता है डिपार्टमेंट को देना होता है गारंटी के तौर पर, उसको हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, उसका परसेंटेज 2% होता है। सिंपल भाषा में आपको मैं यहाँ पे बता दिया, आप क्वेश्चन को पढ़कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या क्या होता है यहाँ पर।
तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, ये अर्नेस्ट मनी जो होती है इसको अगर कोई डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है तो उसको टेंडर को सबमिट कर रहा होता है, सबमिट कर रहा होता है तब आपको 2% देना पड़ता है। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को वो टेंडर मिल जाता है तो उस टेंडर को वो एक्सेप्ट कर देता है, तब उसको डिपार्टमेंट को उस टेंडर का 10% देना पड़ता है, उसको हम सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी में आपको डिफरेंस लग गया होगा पता कि क्या क्या होता है। तो यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये दोनों चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि क्या सिक्योरिटी होती है, क्या अर्नेस्ट मनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग द क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी एज्यूम एज, कितनी क्वांटिटी जो होती है बाइंडिंग वायर की आप लेते हैं स्टील के लिए। अब यहाँ पे बाइंडिंग वायर आपको पता है कि जब भी आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको बांधने के लिए आपको पता है कि बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि हमारे इस आईएस कोड, ये आईएस कोड आप याद रखिए 2502, ये बाइंडिंग वायर से रिलेट करता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, कितनी आप प्रोवाइड करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर जो होती है वो डिपेंड करती है हमारा नेचर ऑफ रेनफोर्समेंट कैसा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बाइंडिंग वार होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ रेनफोर्समेंट पर प्रोवाइड करती है। इन जनरल केसेस की अगर हम बात करें, हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर का कोई स्लैब है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट हमें 2.7 केजी की बाइंडिंग बार जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। 2.7, उसका जो साइज़ होता है 18 गेज का साइज़ होता है बाइंडिंग बार का। कई बार आपको 24 भी एग्ज़ाम में देखने को मिला है ऑप्शन में, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नोट स्पेसिफाई, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो स्टील वर्क के लिए 1 केजी बाइंडिंग वायर जो होती है क्विंटल ऑफ स्टील वर्क के लिए, 1 क्विंटल के लिए आपको 1 केजी जो बाइंडिंग वायर होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, थर्मल स्ट्रेस इन ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो इन सभी पर के प्रोपोर्शनल होता है, इन सभी के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू मेक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ, हमारे पास रेशियो भी गिवन है 1:2:4 दिया गया है, कंक्रीट बाय वॉल्यूम, कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। कोर्स एग्रीगेट जो होता है आपको कितना चाहिए होता है, ये क्वेश्चन हमने एनालिसिस ऑफ रेट्स के में पढ़ चुके हैं हम कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास रेशियो गिवन हो तो इसका आपको सम कर देना है। जो रेशियो दिया होता है 6 एंड 7, 7 सम आ गया। बाइंडिंग जो ड्राई मोटार होता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए इतना लगता है, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए ही पूछा गया है, तो सिंपली हम एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 × 1.54 ओवर सम ऑफ रेशो, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो 0.85 हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे आएगा तो 0.88 आएगा, लेकिन ऑप्शन में यही गिवन है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से हमें मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक्स इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में इम्प्यूरिटीज़, ये सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं एंड ये हार्म काउजेज, जो कारण होता है, क्या क्या ये हार्म पैदा करता है, क्या होता है इससे। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपको ब्लू बेबी नाम का एक रोग हो जाता है, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, बोन जो होती है हमारी, फ्रैगाइल बोन जो होती है ये आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है। एंड लेक ऑफ आयोडाइड, अगर ये होती है, अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है हमारे पानी में तो क्या होता है, तो ये होगा कि गोइटर हो जाएगा आपको। एक्सेस क्लोराइड, क्लोराइड से आपको हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ब्रेकिश वाटर। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, शुद्ध हिंदी में। तो नाइट्रेट्स की वजह से क्या होता है, नाइट्रेट्स की वजह से जो हमें ब्लू बेबी रोग हो जाता है। फ्लोराइड अगर हो जाएगा ज़्यादा तो उससे क्या होता है, फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ जो होती है, बोन्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद ये लेक ऑफ आयोडाइड, यानी कि आयोडीन की कमी जो होती है उससे क्या होता है,
आयोडीन की कमी जो होती है उससे गंडमाला एक रोग हो जाता है, गोइटर रोग जो होता है वो हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट ही बचा है, क्लोराइड ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो हमें क्या मिलता है? खारा पानी देखने को मिलता है। खारा पानी बहुत ही हार्मफुल होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोबल बार्स आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट जो होता है वो सीसी का बना हुआ होता है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। डोबल बार जो होती है उसको हम यूज करते हैं रिजिड पेमेंट टू, किसके लिए यूज करते हैं? रिजिड बार जो होती है इसका डायमीटर मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने हमारे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स जो है निचोड़ वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो डोबल बार जो होती है उसको हम रिजिड पेमेंट में यूज करते हैं ताकि वो लोड को ट्रांसफ़र कर सके एक स्लैब से दूसरे स्लैब तक। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड इज एडेड देन दैट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर क्लोरिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड। विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड, ये क्वेश्चन मैंने आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बताया हुआ है। अगला देखिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। एरर ड्यू टू वैड रेंजिंग, एरर ड्यू टू वैड रेंजिंग इज, तो वैड रेंजिंग की वजह से जो एरर आता है वो कौन सा होता है? तो एरर ड्यू टू वैड रेंजिंग वो किस केसेस में आता है? कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर में आता है। कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर में आता है। कम्युलेटिव जो पॉजिटिव एरर होता है एक ऐसा एरर होता है, मान के चलो कि जो हमने जो लेंथ मेज़र की है वो ज़्यादा है एक्चुअल लेंथ से। एक्चुअल लेंथ किसी ग्राउंड की मान के चलो कि 100 मीटर है, तो हमने जो मेज़र की है वो 101 मीटर हो गई है, तो उसको हम पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर बोलते हैं। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल लेंथ जो होती है उसको आप सबट्रैक्ट कर देते हैं एरर फ्रॉम द मेजर लेंथ से। तो उस केसेस में हमारी बैड रेंजिंग से, बैड रेंजिंग हम बोल इसके एग्जांपल हो सकते हैं, एंड स्ट्रेंथनिंग, रोंग अलाइनमेंट, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर के। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लम्प जो रेकमेंड किया गया है कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग के लिए वो कौन सा स्लम्प होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैनाल लाइनिंग के लिए कंक्रीट के लिए जो स्लम्प होता है वो क्या होता है? अब वो जो स्लम्प होता है 70 से 80 होता है, 70 से 80 होता है। यहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपका क्या स्लम्प वैल्यू होती है? तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी 20 से 40 होती है। रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए स्लम्प वैल्यू रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अब 40 से 50 भी होता है किसी के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। 40 से 50 स्लम्प वैल्यू जो होती है, जैसे कि हमारे पास पैरापेट्स वॉल जो होती है, पैरापेट्स होती है, पियर होती है, स्लैब होती है, वॉल्स होती है, एंड अदर जो हॉरिजेंटल हो सकता है उसके लिए भी हमारा 40 से 50 ही स्लम्प वैल्यू होती है। कैनाल लाइनिंग तो मैंने आपको बता दिया, एक हमारे पास 90 से 100 भी होती है किसी चीज़ के लिए, तो ये भी होती है किसी के लिए। तो ये होती है फॉर कंक्रीट आर्क में, आर्च में, एंड साइड वॉल जो होती है उसके लिए। किसकी साइड वॉल? साइड वॉल ऑफ जो हमारे पास टनल वगैरह होते हैं, टनल जो होते हैं उन सभी के लिए होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आप बता दूँ, जैसे कि नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए, मास कंक्रीट के लिए, एंड किसी और चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी विदाउट एनी मोटार। विदाउट एनी मोटार आप जो स्टोन मैसनरी यूज करते हैं वो रबर, ड्राई रबल स्टोन मैसनरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, प्रिंसिपल जो होता है प्लेन टेबलिंग का वो होता है पैरालिज्म। पैरालिज्म वन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम विड्थ टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टेयर केस फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग जो होती है उसके लिए मिनिमम विड्थ जो होती है स्टेयर केसेस में वो कितनी होती है? तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, ये चीज़ आप याद रखिए।
तो अगर कोई और भी बिल्डिंग होती है तो उसके लिए भी 1.5 मीटर ही होती है, जैसे कि ये होटल हो गया उसके लिए भी, अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो उसके लिए 2 मीटर होती है। ये भी मैं आपको पिछले मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ कई वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोपिस्टिक लाइन आर द कंटूर, आइसोपिस्टिक लाइन आर द कंटूर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट पीजोमेट्रिक सरफेस। पीजोमेट्रिक सरफेस जो होता है उसको ड्रॉ करने के लिए हम आइसोपिस्टिक लाइन जो होती है उसका यूज करते हैं कंटूर में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं हमारे पास, कुछ जैसे कि ये टिम्बर से ही रिलेट कर रहे हैं, तो किस किस से रिलेट करता है, विच ऑफ द करेक्टली मैच्ड, जो सही से मैच हो रहा है वो हमें बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा करेक्टली, यहाँ पे 2 करेक्टली मैच करेंगे बाकी नहीं करेंगे। तो जो करेक्टली मैच कर रहे हैं वो स्टार शेक देखिए, रेडियल स्प्लिट वेज एट द सर्कमफ्रेंस टुवर्ड द सेंटर, ये सही है। हार्ट शेक ये भी सही है। 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लेन सर्वेइंग where a graduation staff is observed either with horizontal line of sight or inclined line of sight, the effect of refraction is, इफेक्ट जो होता है रिफ्रैक्शन का वो क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग को डिक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग हैज़ ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्यूरेंसी को छोड़कर। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है एक्यूरेंसी को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए, टू अप्लाई सिंपल रूल फॉर कंपुटेशन ऑफ इरिगेशन इरेगुलर एरिया नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी, नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं विड्थ इवन नंबर से, विड्थ एंड इवन नंबर जो होता है उसके। अगला देखिए, टर्पेटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज, टर्पेटाइन ऑयल जो होता है उसको पेंट में यूज करते हैं एज ए थिनर की तरह, थिनर की तरह हम उसको यूज करते हैं। थिनर को हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल टर्पेटाइन हो लेता है, वाइट स्पिरिट होता है, नपाता होता है, पेट्रोलियम होता है, बेंजाइट भी होता है, बेंजाइन, जाइट नहीं सॉरी बेंजाइन। तो ये इसका एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोगोनिक लाइन आर लाइंस पासिंग थ्रू, आइसोगोनिक लाइन जो होती है एक लाइन होती है जो कि पास करती है सेम डिक्लाइनेशन पर। नेक्स्ट देखिए, द रेंजिंग ऑपरेशन इन ए सर्वेइंग इज ए प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग ऑपरेशन जो होता है सर्वेइंग में इज ए प्रोसेस ऑफ, तो रेंजिंग प्रोसेस जो होती है एस्टैब्लिंग इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टर्मिनल, टर्मिनल जो लास्ट पॉइंट होता है उसके और फर्स्ट पॉइंट के बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करना ही रेंजिंग ऑपरेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में कौन सी एजम्पशन नहीं है, तो ये वाली एजम्पशन नहीं है, बाकी सारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैंटिलीवर बीम हैज ए स्पैन ऑफ 3.5 मीटर, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया शुड बी, इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है कैंटिलीवर के केसेस में। तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो आप करते हैं तो हमारे पास आंसर, सॉरी ये 3500 है तो 3500 ही हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर 7, इसको काटेंगे तो 500 हमारे पास आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन के लिए आप किसको यूज करते हैं, तो इनवर टेप जो होती है उसको आप यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिमेंशन ऑफ केजीस सी आर, डिमेंशन जो होती है केजी सी की वो ये वाली होती है L/T, ये 0.5 इन दोनों के।
नेक्स्ट देखिए हाइट ऑफ द पायलट आइज अबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम, कितनी होती है हाइट। यहाँ पे रोड सरफेस का नहीं बता रहा है, यहाँ पे रनवे की बात हो रही है कि हाइट जो होती है पायलट जो जहाज चलाता है, हाइट ऑफ द पायलट आइज अबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम एज 3 मीटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उस केस में तो 1.2 एज्यूम करते हैं, 1.2 मीटर एज्यूम करते हैं, लेकिन रनवे की यहाँ पे जहाज की बात हो रही है तो दोनों देखिए, दोनों कंपेयर करके आपको पता होने चाहिए दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोमेट्री रोलर आर बेस्ट सूटेड फॉर कंपैक्टिंग। बायोमेट्री रोलर जो होता है वो कोर्स सैंड एंड ग्रेवल के लिए सूटेबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्री रोलर कोहेजनलेस सॉइल जो होता है उसी के लिए ही सॉइल सूटेबल होता है। यहाँ पे देखिए कोहेजनलेस सॉइल ही दिए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए ए फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रू ए सॉइल मीडियम इज डिफाइंड एज। उसको हम डिफाइन करते हैं पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास। नेक्स्ट देखिए साइड रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बीम इज। साइड रेनफोर्समेंट जो होती है, अगर हमारा जो वेब है उसकी डेप्थ जो है 750 mm से ज़्यादा हो जाती है तब हम साइड रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी 0.1% ऑफ द वेब एरिया, इतनी आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसको भी हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि दोनों वेब में हम प्रोवाइड करते हैं बीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टिफ फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्योरली क्ले सॉइल डिपॉजिट पर इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज। अल्टीमेट कैपेसिटी जो होती है अल्टीमेट वो सेम ही रहती है, अल्टीमेट कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप विड्थ जो है फुटिंग की वो डबल कर देंगे, क्योंकि पहले जितनी बेयरिंग कैपेसिटी थी बेयरिंग कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शियर रेनफोर्समेंट मेजर अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर ऑफ वर्टिकल शियर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ, तो 0.70 डी एंड 300 mm। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस बिटवीन theoretical cut off point and actual cut off point in the respect of curtailment of reinforcement of a RC beam should not be less than, तो 12 इंटू डायमीटर ऑफ बार या फिर इफेक्टिव डेप्थ विच एवर इज ग्रेटर। अगला क्वेश्चन देखिए प्लास्टिक एसफोल्ट इज। प्लास्टिक एसफोल्ट जो होता है एक मिक्सचर होता है सीमेंट एंड एसफोल्ट का। शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ, तो शेयर रेनफोर्समेंट आप इन सभी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मिनिमम क्वांटिटी जो होती है सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 क्यूबिक मीटर के लिए रेनफोर्स कंक्रीट के लिए विच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन के लिए, सी वेदर कंडीशन के लिए आप 320 kg प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इफ रनकाइंड क्राइटेरिया इज अप्लाइड फॉर फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेसेसरी कंडीशन, कौन सी नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। तो नेसेसरी कंडीशन जो रहेगी वो मैक्सिमम परमिसिबल प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट हमारे 60 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।